जस्टिस फाइज ईसा का सबसे बड़ा चैलेंज ही अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्रेडिट जाता है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कि उन्होंने ये ओपन हियरिंग की और एक तरह से टीवी के कैमरास को अंदर अलाउ किया ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से हमारा निज़ाम इंसाफ ऑपरेट करता है। तो ये क्रेडिट तो उनसे कोई नहीं ले सकता, ये एक शुरुआत है। दूसरी बात ये है कि जो आज फिर हमने वहाँ पे देखा, उसमें देखा कि पहली बात तो ये ना कि देखें, पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको इंग्लिश समझ ही नहीं आती। तो अगर आपने आवाम को दिखाने के लिए ये खोला है सारा निज़ाम और कैमरास को अंदर अलाउ किया है, तो वो अगर आप कोई जजमेंट कोट कर रहे हैं या पाइन को कहीं पे कोट कर रहे हैं, वो तो अंग्रेज़ी में ज़रूर आप करें, लेकिन जज साहिबान आपस में भी गुफ्तगू और मुकालमा भी अंग्रेजी में करते रहे। तो अब ये भी एक क्वेश्चन है कि ये कितने लोगों को समझ आएगा। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं कि शायद उर्दू में उनको उस तरीके से एक्सप्लेन करना मुश्किल हो। दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चंस वहाँ पे जो बुनियादी चीज़ है, कुछ तो बिल्कुल हमें स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नज़र आई कि क्या जी अगर 17 जज करेंगे, अगर वो पार्लियामेंट नहीं करेगी तो क्या वो जज करेंगे? मेरे ख्याल में ये इस तरह की एक स्टेटमेंट देना वो जजों का काम नहीं होता। वो आइन और कानून के मुताबिक इस पे फैसला करें। अगर वो समझते हैं कि ये कानून आइन और कानून के मुताबिक है तो इस पे करें। बाकी सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार है, जजेस का क्या किरदार है, पार्लियामेंट का क्या किरदार है, वो तो सबको पता है। तो वो थोड़ी सी सियासी स्टेटमेंट हमें लगी, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मैंने पहली दफ़ा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को सुना, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स, बल्कि उनके जो क्वेश्चंस थे रिलेटिंग टू जो आइन और कानून के हवाले से, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा उन्होंने ऐसे पॉइंट्स उठाए कि जिससे वाकई नजर आया कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इशू ये नहीं है कि ये कानून अच्छा है या बुरा, इशू ये है कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर, क्या अदलिया ये इजाज़त दे सकती है या आइन ये इजाज़त दे सकता है कि अदलिया के मामलात में इस तरह मुदाखलत की जाए। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसके ऊपर बहस हो रही है, हम देख रहे हैं। पर फिर एक और जो चीज़ थी जो इंतहाई परेशान कुन थी, मुकदमा तो वकला लड़ते हैं, पर यहाँ पे हमें नज़र आया कि जज साहिबान जो है वो आर्ग्यूमेंट से एक दूसरे के साथ मुकदमा लड़ रहे हैं। वकीलों को तो बोलने नहीं दिया जाता, और इतना कम बोलने के ये करोड़ों रुपए फीस ले लेते हैं वकील, इनको तो फीस ही नहीं देनी चाहिए। ये मतलब कि ये सलमान साहब वगैरह अच्छी बात हो गई ना। मतलब कि आप खुद बता दें सुबह से अतर भाई अपने साथी के प्रोफेशन पे लातो ना मारो। नहीं अच्छा आप वकील हो ना, हमारे हक में फैसला भी आ जाए ना, तो अगर आर्ग्यू ना किया हो ना, क्लाइंट को देख के शर्म आती है कि कहेगा इसने तो कुछ किया नहीं, जज साहब ने फैसला वैसे ही मेरे हक में कर दिया, थोड़ा मौका दे, मतलब कि मेहनत की हुई है हमने। वही ना जी। तो मेरे नहीं ख्याल के ये जो हम सुनते हैं कि फलाना जो है वकील वो 3 करोड़ लेता है, 3 करोड़ वो झिड़कियां खाने का लेता है या वहां पे खामोश रहने का लेता है, शायद उस चीज के वो पैसे लेते हैं, वो उस पे बनते हैं, उस पे तो फिर 3 से ज्यादा बनते हैं। हाँ। तो पर ये है कि अब देखें कि चीजें आगे किधर जाती हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार और चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार के हवाले से केस है। हम देखना चाहते हैं कि जब 90 रोज कि इलेक्शन वाला मामला है इसी तरह कैमरे बैठे, जब फौजी अदालतों वाला मामला है इसी तरह कैमरे लगें, और हमें पता चले कि कौन से जज साहब क्या उस हवाले से राय रखते हैं और कौम को समझ आए। इसलिए कि जो अवामी नौयत के फैसले हैं, जो अवामी हकूक के हवाले से जो फैसले आने, वो उन केसेस के अंदर आने। तो कौम इज लुकिंग फॉरवर्ड कि मोजेस जज साहिबान जो हैं उन केसेस को भी इसी तरह ओपनली उनकी हेयरिंग होगी और कौम देखेगी कि केस फिर क्या फैसला आता है। आपके ख्याल में इसको टेकअप करने के बाद 3 अक्टूबर उसके बाद ये सवाल वंस फॉर ऑल सेटल हो सकता है? देखिए, अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये मामला इस तरीके से सेटल हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे लार्जर एक जो चीज़ है वो ये है कि क्या अदालत के हवाले से इस किस्म की कानून साजी कर सकती है पार्लियामेंट, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। देखिए, सिंपल मेजॉरिटी से तो फिर वो कुछ भी चेंज कर देंगे ना, सिंपल मेजॉरिटी से तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारा आइन की शक्ल ही बदल देंगे अगर आपने इस चीज़ की इजाज़त दे दी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका इशू है, उसके साथ साथ हर किसी का जो अपना अपना रोल है उसका इशू है। दूसरी पर मसला ये है कि क्या ये जिस तरह आपने फरमाया कि मसला हमें फॉर वंस एंड ऑल हल होगा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो मसला है ना, जिस दिन आप उसकी निशानदेही करते हैं तो उस दिन से वो मसला शुरू होता है। तो अभी तो ये फॉर वंस एंड ऑल तो यह हल नहीं होगा, एक चीज़ जाएगी दूसरी चीज़ आ जाएगी। पर जो सिलसिला शुरू हुआ है कि ओपननेस का, कि मुकदमात अवाम देख सकेंगे किस तरीके से उधर आर्ग्यू किया जा रहा है,
क्या कौन सा मोजिज जज क्या फरमा रहा है। मेरे ख्याल में वो एक अच्छी एक शुरुआत है और आने वाले आप दिनों में हम देखेंगे कि मुकदमे किस तरह चलते हैं, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब ने तो ये फरमाया था ना कि जब तक इस कानून के ऊपर फैसला नहीं हो जाता तो मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। तो इट मींस कि अब जब तक ये कानून के ऊपर फैसला नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में कोई बेंच नहीं बनेगा, अब किसी और मुकदमे की कोई समाअत नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कल कोई और मुकदमात की समाअत हो रही है तो फिर तो चीफ जस्टिस साहब जो उन्होंने फरमाया था उसके वो बरक्स कर रहे हैं, फिर तो कल से इनको कोई और बेंच नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कि अगर जो बेंच आप इस काबिल नहीं है कि जिसमें आप खुद बैठ सकें क्योंकि आप समझते हैं कि वो आइन और कानून के खिलाफ है, तो आप दीगर मोजिज जज साहिबान को कैसे बैठा सकते हैं। तो अगर अबू सर ये हमें बता सकें कि क्या कल कोई और मुकदमा चलेगा, यही सवाल मैंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ना। मतलब कि इसका मतलब है कि फिर तो फिर वो उस वक्त क्यों नहीं बैठे, अगर वो अपना माइंड एज जज साहिबान को